हेलो, आवाज आ रहा है बच्चे लोग? हाँ सर। ओके, चलिए प्रोनाउन का लास्ट पार्ट खत्म करते हैं और वर्ब चालू करते हैं। एक ही पार्ट बचा था, छोटा सा है, प्यारा सा है। रिलेटिव प्रोनाउन। मोस्ट वेलकम। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन, 4 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश भाषा में। एक होता है हु, एक होता है व्हाट, एक होता है दैट और एक होता है विच। ये अपने रिश्तेदारों की तरह ही होते हैं ना, अपने फैमिली में भी रिश्तेदार होते हैं, सेम प्रोनाउन भी उनकी तरह ही होता है। ये जो हु वो रिश्तेदार है जिससे सब लोग मिलना चाहते हैं। व्हाट वो रिश्तेदार है जिससे कोई नहीं मिलना चाहता है। विच वो रिश्तेदार है जो मम्मी के साइड वाला है, मामा। और दैट वो है जो यूनिवर्सल है, जो मामा के इसमें भी आता है, चाचा के इसमें भी आता है। सबको ऐसे जानेंगे, बड़े आसानी से समझोगे। ओके, जितने भी रिश्तेदार होते हैं सबका कोई ना कोई कनेक्शन होता है। उन कनेक्शन को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। ओके, होता है ना, जैसे अभी मामा का भतीजा नीस हो गया ना कुछ कनेक्शन होता है। वैसे इन सारों का कोई ना कोई कनेक्शन होता है। जैसे हु सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए आएगा, हु सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए आएगा। विच एनिमल्स, बर्ड्स, नॉन लिविंग थिंग। विच आएगा एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए। दैट की खास बात है, दैट आता है एवरीथिंग और एवरीवन। दैट आता है सबके लिए, मतलब वो हु की जगह भी ले सकता है, वो विच की जगह भी ले सकता है और वो व्हाट की जगह भी ले सकता है। लेकिन मैंने बताया था ना, एक रिश्तेदार है जो किसको पसंद नहीं, वो रिश्तेदार है व्हाट, जिससे आप कभी नहीं मिलना चाहते हो। जब भी आएगा वो आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा, जिंदगी में क्या चालू है, लड़की होगी तो शादी कभी कर रही है, नौकरी कभी मिल रही है। व्हाट वो होता है, इससे कोई नहीं मिलना चाहता, इसका कोई एंटीसीडेंट ही नहीं होता है। अगर इसके पास कोई भी रिश्तेदार आया तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट को राइट करना पड़ेगा, व्हाट हटाना पड़ेगा। और अगर ह्यूमन बींग की बात होगी तो आप हु लगाओगे, अगर एनिमल्स, बर्ड्स या नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तो विच लगाओगे, और अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आप दैट लगाओगे। इतना लिख लो, फिर एक एक को देखते हैं। हाँ, लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ, उसके पहले सिर्फ एक चार्ट है, वो ले लेना। जिसको वो चार्ट आता है उसको चैप्टर आता है।
डन हो गया सबका ऑनलाइन। और राम इधर था इतने दिन लास्ट वीक। नोट्स ले लेना, चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये। डन चलो ओके। जब भी हम लोग कोई प्रोनाउन लेते हैं ना तो उसका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और उसका पॉजेसिव केस तीनों निकल के आता है। और याद रखना हु का है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई प्रोफेसर भी डेमो देने जाता है ना तो उसको बोलते हैं हु और हुम का केस पढ़ाओ। अगर हु और हुम का केस पढ़ा है और बच्चे को समझ में आ गया मतलब आप इंग्लिश प्रोफेसर बन सकते हो। ये इतना हार्ड होता है और इतना इंपॉर्टेंट होता है। ओके ओके तो हु आता है सब्जेक्टिव केस में, हुम आता है ऑब्जेक्टिव केस में और हुज आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में। तो एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, आपको एरर हमेशा है ना इधर से ही आएगा, इधर से आपको कभी एरर नहीं आएगा। कभी भी आपको इधर से एरर नहीं आएगा। ये एरर जाता है विच के पार्ट में, तो अभी के लिए इसको बोल दो, आपको एरर आएगा सिर्फ यहां से। मतलब हु हमेशा वर्ब के साथ आएगा ही आएगा। एवरी सब्जेक्ट नीड्स अ वर्ब, एवरी वर्ब नीड अ सब्जेक्ट, ये रूल है। हमने पहले ही देखा था कि हर सब्जेक्ट को एक वर्ब होना चाहिए और हर वर्ब को एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, समझ गए? इतना लिखो, क्वेश्चन करते ज्यादा आसानी से समझेगा। और याद है ना ऑब्जेक्ट बनने का दो ही चीज को है, नाउन और प्रोनाउन। सिर्फ यही लोग ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और यही लोग सब्जेक्ट भी बन सकते हैं। डन डन चल अब देखो एकदम फोकस से देखना जो मैं करता हूं। ओके सेंटेंस है आई लाइक द स्टूडेंट्स हुम आर सिंसियर। देखो सबसे पहले सेंटेंस में देखने का फुल स्टॉप है या नहीं। अगर सेंटेंस में फुल स्टॉप है तो ही वो रिलेटिव प्रोनाउन है, नहीं तो वो इंटरोगेटिव है। सेंटेंस में सबसे पहले फुल स्टॉप दिख गया, फुल स्टॉप दिखा मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। तो सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढना है आपको वर्ब। अब इधर सबसे पहला वर्ब कौन सा है बताइए?
आई लाइक द स्टूडेंट्स हुम आर सिंसियर। लाइक, तो इसको मैं बोल सकता हूँ वर्ब नंबर 1। इसके पहले जो भी आएगा वो हो गया उसका सब्जेक्ट नंबर 1। आगे आगे चलो, द स्टूडेंट्स, ये तो हो गया भाई पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, या फिर इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। आगे आगे गए, वर्ब नंबर 2 मिला, बराबर, ये तो एडजेक्टिव है। मैंने एक चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होता है, हर वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। क्या मेरे वर्ब के पास सब्जेक्ट है? क्या मेरे वर्ब के पास सब्जेक्ट है? नहीं, ये तो हुम तो ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मेरे पास सब्जेक्ट नंबर 2 आया। समझ गए? हर वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, हर सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। अगर आपका वर्ब खाली पड़ा है तो वहां पे आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट वर्ब सब बराबर पड़ा है तो ऑब्जेक्ट आएगा। समझ गए? लिखो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10-15। ओके, वर्ब ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ब ढूंढ लिया, सब मिल जाएगा। दो टाइप के वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। एक आपकी स्थिति और कंडीशन बताते, जैसे आई लाइक चॉकलेट, आई लव यू, या फिर आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग। ऐसे जो एक एक्शन बताते हैं और एक जो आपका स्टेट बताते हैं, आपके इमोशंस बताते हैं। चलो, चलिए आ जाइए, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, साथ में करेंगे। बताइए पहला वर्ब कौन सा? इज, बराबर। तो इसको वर्ब 1, देखो वर्ब 1 नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्ब नंबर 1 बोल रहा हूं। वर्ब 1 तो अलग हो गया, वो प्रेजेंट फॉर्म हो गया। ओके, उसके पहले आया उसका सब्जेक्ट नंबर 1। आगे 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 गए, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ दो, इससे कुछ लेना देना नहीं हम लोग को। आगे आगे गए, क्या मिला? ये पूरा एक साथ है ना, शाल मैरी, हेल्पिंग वर्ब एक साथ है, तो इसको वर्ब नंबर 2 बोल सकता हूँ। इसके पास सब्जेक्ट नंबर 2 भी है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है इसका क्या करूंगा? वर्ब नहीं है, वर्ब लगा भी नहीं सकता, मेरे पास हक नहीं है, तो मैं इसको करके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं हूम कर दूंगा। समझ गए? आप वर्ब खुद से लगा नहीं सकते हो, आप सिर्फ खुद से सब्जेक्ट लगा सकते हो। वर्ब आप नया क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्शन क्रिएट हो जाएगा। ओके, हो गया सबका? लूप में लास्ट लेक्चर मिस किया था, इसके लिए खत्म हो जाएगा अभी। डन राम? ओके, इससे पहले जो हम लोग ने देखा था वो एग्जाम्पल टाइप थे, ये जो है एग्जाम ओरिएंटेड टाइप है। इनको सॉल्व करिए।
ओके, कोशिश करिए। चलिए बताइए मेरे को, पहले वाले में क्या आएगा? क्या आएगा? whom आएगा। ओके, क्योंकि एक है वर्ब 1 मिला, सब्जेक्ट 1 मिला, आगे गए वर्ब 2 मिला, सब्जेक्ट 2 मिल गया, सब्जेक्ट अकेला क्या कर रहा है, वर्ब नहीं है हमारे पास, तो whom आएगा। ओके, क्योंकि वेरी मच तो ये एडवर्ब हो गया पूरा का पूरा। चलो आगे। सेकेंड वाला भी इजी है। The doctor met the two boys whom he believed were patients. चलो बताओ वर्ब नंबर 1 क्या है? एकदम इजी है, met। वर्ब नंबर 1, ये इसका सब्जेक्ट नंबर 1। आगे आगे गए, टू बॉयज तो ऑब्जेक्ट हो गया, उसको छोड़ दो। आगे 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 क्या मिला हमको? बिलीव्ड। इसका ये क्या है? ये क्या है ना, क्योंकि वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसके पहले मेन वर्ब आया है, मतलब दोनों अलग अलग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले और फिर मेन वर्ब आए तो दोनों एक वर्ब होता है, लेकिन पहले मेन वर्ब आए और फिर हेल्पिंग वर्ब आए तो दोनों अलग अलग वर्ब होते हैं। दोनों को अलग अलग ट्रीट करना पड़ता है। हर सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, इसके पास नहीं था, इसको हमने दे दिया सब्जेक्ट। समझ गए? चलो लास्ट वाला बताओ। ये आया था SBI 2018 के पेपर में। क्यों लेकिन? देखो एकदम ध्यान दो, अभी इधर सेंटेंस है ना, चालू तो सब्जेक्ट से हो रहा है, लेकिन उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया। अब तक हम लोग ने सीखा था कि सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा वर्ब होता है। तो सेंटेंस को रिवर्स पढ़ो, सेंटेंस को उल्टा पढ़ना चालू करो। जो भी आपको पहला पीछे से वर्ब मिलता है वो आपके सब्जेक्ट का वर्ब है। जो सेंटेंस को उल्टा पढ़ना है, रिवर्स में, जो पीछे से पहला वर्ब मिलता है वो आपके पहले सब्जेक्ट का वर्ब है। ओके, पीछे से पढ़ेंगे। देखो, टीम द इन हॉकी आर प्लेइंग, ये आ गया। द गर्ल्स आर प्लेइंग, पूरा मतलब बन रहा है, हर सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, एक सेंटेंस बन गया, मिल रहा है। उसके बाद में जाएंगे, भाई ये क्या है? हैव, वर्ब नंबर 2, इसके पास क्या है? सब्जेक्ट नंबर 2। ओके, तो क्या आना चाहिए? whom ही आना चाहिए, मतलब सेंटेंस राइट है, नो एरर है। ओके, याद रखना पीछे से पढ़ना है, पीछे से पढ़ के जो भी पहले मिलेगा वो आपका वर्ब होगा, आपके सब्जेक्ट का। ओके, चलिए समझ गया? हु और whom सबको पक्का क्लियर? इसके लिए बैठना, अगला 7 to 9 वाला लेक्चर पूरा चैप्टर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा बाकी है, खत्म करके वर्ब चालू करेंगे। विच और दैट ही बाकी है। काय झाला? कैसा था इंटरव्यू? झकास, निकल जाएगा क्या? हम लोग ऐसा बोलेंगे, प्रोहिबिशन ऑफिसर मनीषा, क्लर्क का था, कैशियर मनीषा। पूरन पोली खिला देना। चलो डन सबका, लिख लो लिख लो। पक्का क्लियर ना? क्या और एक दो क्वेश्चन करना है? बोलो, पक्का क्लियर सबका? डन, लिख लिया? अगला है विच, विच और ऑफ विच। ये होता है ऑब्जेक्टिव
ये होता है सब्जेक्टिव और ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। देखो जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कभी भी हुज का एरर नहीं आएगा, इसमें भी कभी भी विच का एरर नहीं आएगा, क्योंकि विच और विच तो सेम ही होता है। जैसे यू और यू सेम होता है, वो सब्जेक्टिव रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहे, विच तो विच ही लगेगा। केस कहां से आएगा उठ के, ऑफ विच में से उठ के आएगा, इधर से कभी नहीं आएगा। ओके चलो क्वेश्चन लिखा था, ये लिख लो। उसमें से एरर आएगा, इसमें से एरर कभी नहीं आएगा। नहीं ये पार्ट में से कभी एरर आएगा ही नहीं, कभी विच के नॉर्मल एरर नहीं आएंगे, हमेशा ऑफ विच के एरर आएंगे ऐसा। चलिए, दिस इज द फैक्ट्री हुज इनॉग्रेशन हैज बीन डीलेड। अब मैंने आपको बताया था कि हर किसी का एक रिश्तेदार होता है, लेकिन हुज तो एक लिविंग पर्सन का रिश्तेदार होता है, हमेशा ह्यूमन बीइंग का रिश्तेदार होता है। नॉन लिविंग थिंग का रिश्तेदार कौन होता है, विच। लेकिन मैं विच तो खाली लगा केस चालू है, तो मैं खाली एक काम करूंगा, मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव केस को इधर रिप्लेस कर दूंगा और फिर आप सेंटेंस को पढ़ो। दिस इज द फैक्ट्री ऑफ विच इनॉग्रेशन हैज बीन डीलेड। इसके एरर ऐसे ही होते हैं, एकदम छोटे से माइनर से। ओके लिख लो, विच भी खत्म हो गया, सिर्फ दैट बचा है। सर्वजीत बेटा हर लेक्चर में लेट आते हो, थोड़ा जल्दी आया करो, सब मिस हो जाता है स्टार्टिंग का आपका इंट्रोडक्शन, फिर बोलोगे सब बाउंसर जा रहे हैं। किसके चक्कर में? अच्छा डन, चलो पीए मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव बेटा। डन, मनीषा हो गया? ओके दैट में केसेस नहीं होते, दैट ही होता है हर बार, दैट ही होता है। और दैट की खास बात है वो सबके लिए लगता है, वो विच के लिए भी लगता है, वो हु के लिए भी लगता है। वो ऐसा रिश्तेदार है जो सबके साथ सेटल हो जाता है, लेकिन उसके भी कोई कोई खास लोग होते हैं ना, जिनको सिर्फ वही पसंद है। उसको तो सब पसंद करते हैं, लेकिन वो कोई कोई लोग को ही पसंद करता है। वो कोई कोई लोग को पसंद करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके सबसे पहले बोला डिग्री के लिए, मतलब सेंटेंस में जहां पे भी बेस्ट आ गया, मोस्ट आ गया, वो सेंटेंस में दैट लगना चाहिए, वो सेंटेंस में हु और विच नहीं लगेगा। भले वो ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रहा हो या फिर नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात हो रहा हो, लेकिन अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आता है तो दैट ही लगेगा। समझ गए? ओनली फ्यू, अगर सेंटेंस में कहीं पे भी ओनली फ्यू आता है तो भी वो सिर्फ दैट ही लेगा, कुछ भी हो जाए अपने साथ। अगर सेंटेंस में एवरीथिंग आता है तो भी सिर्फ दैट ही लेगा वो अपने साथ, और किसी को नहीं लेगा। समझ गया? सुपरलेटिव डिग्री ओनली फ्यू, एवरीथिंग, ओनली लिटिल। अगर ओनली लिटिल आएगा तो भी दैट ही, और कुछ नहीं लगेगा। और क्या है?
नन। अगर सेंटेंस में नन आता है तो दैट लगेगा। सिर्फ इन्हीं चीजों के साथ कुछ भी हो जाए दैट लगेगा, क्योंकि दैट इनको पसंद करता है। दैट को सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन दैट सिर्फ इनको ही पसंद करता है। लिख लो। एक दो वर्ड और लिख लो। द सेम, द फ्यू और द लिटिल। ओके, नहीं लिखाना था, इसलिए द हमेशा सुपरलेटिव को बता ही देता है, लेकिन फिर भी वर्ड्स को नोट कर लो, कभी आप लोग भूल गए तो। डन? आराम हुआ? चलो, दिस इज द बेस्ट होटल विच आई हैव एवर सीन। देखो सेंटेंस राइट है, नॉन लिविंग थिंग होटल है, विच आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सुपरलेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? दैट आएगा। दिस इज द ओनली बॉय हु वर्क्स हार्ड। देखो सेंटेंस राइट है, नॉन लिविंग थिंग बॉय की बात आ रही है, हुआ है, लेकिन क्या लगा हुआ है? समझ गए? ओके, और लास्ट होता है व्हाट। उसका कोई एंटीसीडेंट होता नहीं है। अगर उसके साथ कोई भी एंटीसीडेंट आएगा तो क्वेश्चन रॉन्ग है, वो क्वेश्चन को आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो विच आएगा, अगर ह्यूमन बीइंग है तो हु आएगा, और अगर हमारे दैट वाले वर्ड्स हैं तो दैट आएगा। यहाँ पे आपका प्रोनाउन चैप्टर खत्म होता है। ओके, 5 मिनट ब्रेक लेंगे, नया चैप्टर चालू करेंगे वर्ब्स। हाँ, कैसा गया पेपर? बढ़िया गया। कितने अटेम्प्ट किए? कितने अटेम्प्ट किए? किधर लंबा था? अरे बाप रे, एमआईटी यूनिवर्सिटी आया था क्या सेंटर? बाप रे, टाइम पे पहुंचे एग्जाम पे? अच्छा, पहुंच गए थे, रिपोर्टिंग के आधे घंटे पहले पहुंचे। अरे कोई होता है, बहुत ट्रैवलिंग हो जाता है ना। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, अगली बार अच्छा हो जाएगा। आपने क्या डाला था सेंटर में? सेंटर में क्या डाला था? नवी मुंबई पहले डाले थे, इसके लिए तो गया। थाने डालना है, कुछ भी करो आप लोग, सब लोग को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में थाने आना चाहिए। थाने, मुंबई, नवी मुंबई ऐसा आना चाहिए। अगर आपने मुंबई, थाने, नवी मुंबई डाला तो पवई जाएगा सेंटर। नहीं, मुंबई से फॉर्म भरते तो पहले मुंबई आता है। हाँ वही, मैंने खुद भरा है ना अभी। हाँ, मैंने खुद अभी भरा है, पहले मुंबई आता है। मुंबई, थाने, नवी मुंबई, थाने, मुंबई, नवी मुंबई ऐसा आता है। मेरे को तो था, मैंने तो डाला बराबर।
नाम कपूर देख के वो लोग समझ जाते खाने। चलिए अभी सब लोग ध्यान दीजिए, चालू हो गया नया नवेला चैप्टर, इसका नाम है वो वर्ब्स। ओके, कितने टाइप के वर्ब होते हैं आप लोग के हिसाब से? चलिए बताइए कितने टाइप के वर्ब होते हैं आप लोग के हिसाब से? 6। कौन है 6 वाला भाई? 5। वर्ब के फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, वर्ब के टाइप पूछ रहा हूँ। वो तो वर्ब के फॉर्म हो गए, टाइप कितने होते? 2। कौन कौन से? एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। चलो वो भी तो कैटेगरी हो गई। टाइप, अगर मैं वर्ब को स्प्लिट करूं तो मैं कितने पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूं? चलिए पता, अच्छा चल बता दे कि हेल्पिंग वर्ब में कितने टाइप होते हैं? टेंथ लेक्चर में बैठा था ना, टाइप होते टाइप। टेंथ के लेक्चर में बैठा था ना, बताया था मैंने। क्या कितने टाइप होते? प्राइमरी और मॉडल्स। चलिए बताइए मेन वर्ब के कितने टाइप होते हैं? एक पक्का? आर यू श्योर? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब मैं पूछूंगा फाइनाइट के कितने प्रकार होते हैं, वो आप नहीं बता पाओगे तो मैं लिख देता हूं। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट के भी 3 टाइप होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हम लोग सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि वो एकदम अलग टॉपिक है। ओके, ये नीचे स्पेस छोड़ना और लिखना इसके नीचे। बोर्ड जूम करो ना। 1 मिनट ना बेटा। दिख रहा है बेटा अभी? ओके, किसके बाद? सो डेयर, DARE, डेयर। ओके चलो, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ये आप लोग को पता चल गया। हेल्पिंग वर्ब में भी 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी और मॉडल, और मेन वर्ब में 2 टाइप होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। प्राइमरी वर्ब में भी 3 प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं बी की फॉर्म, एक को बोलते हैं हैव की फॉर्म, और एक को बोलते हैं डू की फॉर्म। तो मैं अभी आप लोगों को कभी ऐसे नहीं बताऊंगा कि इज, एम, आर लगाना है या वॉज, वर लगाना है। मैं आपको हमेशा यही बोलूंगा बी की फॉर्म यूज करनी है। फिर आप लोग को समझना है भाई कौन सी फॉर्म लगेगी, क्योंकि मैं आपको बार बार बता नहीं सकता कि भाई इधर इज लगेगा, इधर एम लगेगा, इधर आर लगेगा। मैं डायरेक्टली बोलूंगा बी की फॉर्म लगेगी।
ओके, बी के अंदर आता है प्रेजेंट के लिए इज, एम और आर, पास्ट के लिए आता है वॉज और वर, और पार्टिसिपल्स के लिए आता है बीन, बीइंग और बी। उसके बाद में हैव की 3 फॉर्म होती है, हैव, हैड और हैज। एक होती है प्रेजेंट फॉर्म, एक होती है पास्ट फॉर्म और एक होती है सिंगुलर फॉर्म। ओके, उसके बाद में डू की फॉर्म, डू, डिड, डज। इनके साथ सब टाइप के वर्ब के फॉर्म्स लगेंगे, V1, V2, V3, V4, V5, कुछ भी लग सकता है। लेकिन ये जो 13 मॉडल्स है ना, ये जो 13 मॉडल मैंने लिखे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शाल, शुड, डेयर, नीड, मस्ट, यूज टू और टू, इनके बाद कुछ भी कर दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ये हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। इनके बाद हमेशा हैव ही लगेगा, इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा, कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा। इनका रूल ही है। ओके, समझी बात क्लियर? इनके साथ सारे टाइप के वर्ब लग सकते हैं और इनके साथ सिर्फ वर्ब 1 लगेगा। लिख लो इतना। डन? ओके, टोटल वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म प्लूरल बोला जाता है, सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोला जाता है, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल और लास्ट वाले को वापस से बेस फॉर्म सिंगुलर। ओके, इधर याद रखना एस और ईएस कभी नहीं लगता, इधर हमेशा एस और ईएस लगता है। इधर ईएन और ईडी लगता है, इधर आईएनजी लगता है। ओके, चीजें क्लियर कर दी। V1 बेस फॉर्म प्लूरल, V2 पास्ट फॉर्म, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 बेस फॉर्म सिंगुलर। V2 में ईडी फॉर्म नहीं आता, V3 में ईडी फॉर्म आता है। और याद रखना जब भी पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं ना, तो अपने साथ हैड लेके आता है, हैड या फिर बीन, ये दोनों को लेके आएगा। V2 में ईडी नहीं आता यूजुअली, लेकिन अगर फिर भी अगर V3 को अलग करना है तो V3 के साथ हमें होता है या फिर बीन प्लस V3 होता है। अगर आप लोगों को V3 समझना है कि V3 सेंटेंस में क्यों लग रहा है, तो सेंटेंस में हैड होना चाहिए, उसके बाद ही V3 लगेगा, या फिर बीन होना चाहिए तो ही V3 लगेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनका V2 और V3 सेम है ना, उनका V2 और V3 सेम है। जैसे कि लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लीविंग, लीव्स, ऐसा हो जाता है। तो अब इसमें से ईडी और ईडी दोनों भी नहीं आया, तो क्या करोगे, हैड आएगा तो V3 लगेगा, अगर हैड नहीं आएगा तो V2 ही लगेगा। समझ गया? क्लियर?
ये आपके हेल्पिंग वर्ब को भी मैंने स्प्लिट कर दिया आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को तकलीफ ना हो समझने के लिए कौन सा कभी लगता है। चलो डन। यहां तक तो बेसिक था। अभी हम लोग हमारा पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हैव हैड, हैज हैड और हैड हैड, इनका उपयोग कैसे करते हैं। सर हैड हैज नहीं हो दिखाई नहीं सकता, दे wrong रहा हो है। सकता। अभी बेटा हाँ हैव दिखाई हैड, दे रहा है। हैज हैड और हैड हैड, इसका उपयोग मैं आपको करने को सिखाऊंगा। ओके, इसके लिए थोड़ा सा है ना हमको टेंस सीखना पड़ेगा, और उससे पहले थोड़ा हम लोग को हैव के बारे में जानना पड़ेगा, एकदम थोड़ा सा। ये जो हैव वर्ड है ना, जब ये मेन वर्ब का रूप लेता है तो ये तीन चीज इंडिकेट करता है। एक, किसी का रिलेशनशिप, दूसरा पोजेशन, और तीसरा ईट, ड्रिंक या स्पेंड टाइम। जब ये मेन वर्ब का रूप लेता है तो तीन चीज इंडिकेट करता है, एक रिलेशनशिप, एक पोजीशन, और एक ईट, ड्रिंक या फिर स्पेंड टाइम। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि हैव ईट को डिनोट करता है और हैव ड्रिंक को डिनोट करता है, मतलब अगर मैं जब हैव को स्प्लिट करूंगा, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ये पूरा का पूरा ईट को डिनोट करता है। मैंने बोला मतलब ये पूरा का पूरा ईट को रिप्लेस कर सकता है। जब हैव का मतलब ईट होता है, मतलब हैव की जितनी फॉर्म है वो सारी की सारी ईट के लिए लग सकती है, वो सारी की सारी ड्रिंक के लिए भी लग सकती है। कितना लिख लो, फिर मैं आपको इसका यूज बताता हूं कि कैसे ये हैव की जगह और हैड की जगह लेता है सेंटेंस में। और नीचे ड्रिंक का फॉर्म भी बना देना, इसके नीचे ड्रिंक का फॉर्म भी बना देना। क्या होएगा, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। ओके, ड्रैंक और ड्रंक होएगा।
डन। सब लोग ने ड्रिंक का फॉर्म बना दिया? हाँ, चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका स्ट्रक्चर आप लोग को याद रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस, डिपेंड करता है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो पहला सेंटेंस देखो, आई यूजुअली ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, ये सेंटेंस राइट है, एकदम राइट है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ईट और हैव दोनों का मतलब सेम होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे ईट लिखा है तो मैं यहाँ पे हैव भी लिख सकता हूं। मतलब अगर आपको आएगा आई यूजुअली हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, ये भी राइट है। ओके, शी ड्रिंक्स वार्म वाटर विथ लेमन, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, और मैंने आपको अभी बताया कि ड्रिंक और हैव का मतलब सेम होता है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ शी हैज वार्म वाटर विथ लेमन ना, ये भी राइट है। मतलब क्या कर लेते हैं बहुत लोग, आई यूजुअली हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, एरर निकाल देंगे, हैव नहीं आना चाहिए था, ईट आना चाहिए था, लेकिन ये एरर नहीं होता है, हैव राइट है, हैव रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हैव का मतलब भी ईट ही होता है। ओके, जब वो मेन वर्ब का काम करता है। अब देखो सिंपल पास्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस V2। आई एट लंच, ईट का मतलब भी हैव होता है, तो मैं ये लिख सकता हूं ना आई हैड लंच। शी ड्रैंक वार्म वाटर विथ लेमन, मैं ये लिख सकता हूँ ना शी हैड वार्म वाटर विथ लेमन, क्योंकि ईट का मतलब और ड्रिंक का मतलब तो हैव ही होता है, तो मैं हैव की कोई भी फॉर्म यूज कर सकता हूँ। समझ रहा है यहां तक? चलो लिखो। ओके, और आपको तो पता है ना आई एक्सेप्शन है, आई अपने साथ सिर्फ प्लूरल ही लेता है, कुछ भी हो जाए। डन। क्या? नहीं नहीं, मैंने बोला डन।
हो गया पीछे विकास? चलो अभी एक लेवल अप करते हैं। अभी दिख रहा है? चलो आ जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस है आई हैव ईटन लंच। इधर मेन वर्ब क्या है? ईटन, ये मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया कि हैव सारी की सारी ईट की फॉर्म ले सकता है, तो मैं ईटन के बदले यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ आई हैव हैड लंच। और मैं आपको क्या सिखाने वाला था कि मैं आपको हैव और हैड का यूज बताऊंगा एक साथ। आ जाओ, शी हैज ईटन लंच, सेम बात हो गई। ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे मैंने लगा दिया हैड, हैज हैड। मैंने आपको बोला था मैं आपको हैज हैड भी सिखाऊंगा, मैंने आपको हैज हैड भी सिखा दिया। अभी आ जाते हैं लास्ट में, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैड ईटन डिनर बिफोर आई रीच्ड होम। ईट और हैव दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब मैं यहाँ पे B3 लगा सकता हूँ ना। शी हैड लंच बिफोर आई रीच्ड होम, और मैंने आपको बोला था मैं आपको हैड भी सिखाऊंगा। मैंने आपको हैव हैड, हैज हैड और हैड तीनों सिखाया। समझ गया? अब इसका उपयोग करेंगे एरर में। देखो ये साउंड बड़ा पेचीदा करता है लेकिन ये राइट है। ओके, क्या हो गया बेटा? हैड, हैड, हाँ ईटन की जगह पे आएगा। समझ गया सबको? हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड का यूज कैसे करते हैं? वो ड्रिंक और ईट के लिए आता है या फिर स्पेंड टाइम के लिए आता है, लेकिन स्पेंड टाइम दो अलग वर्ड है तो वो कभी एग्जाम में आएंगे नहीं। आएंगे तो ईट और ड्रिंक वाले ही आएंगे। डन सबका? चलो
चलिए करिए सॉल्व। 3 क्वेश्चन है आप लोग के सामने। चलो रेडी। किसको पूछूं? लक्ष्मीधर बड़ा एक्टिव लग रहा है। चलो लक्ष्मीधर, फर्स्ट वाले का आंसर बेटा बहुत इजी है। क्या? नो एरर। चलो अब इसमें मनीष, फर्स्ट वाला क्या 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 आएगा? हैव हैड। लेकिन हैव हैड क्यों आएगा? क्यों? लेकिन हेल्प, लेकिन हैड भी तो मेन वर्ब हो सकता है ना, हैव की फॉर्म है। आई के साथ हैज नहीं आता है। हैड तो कभी सिंगुलर या प्लूरल होता ही नहीं है। आई एक्सेप्शन है, लेकिन हैड भी तो कभी सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है। हाँ, हैव आ गया तो प्रेजेंट हो गया फिर से। देखो एकदम बेसिक है। सब्जेक्ट प्लस हैड, इसके साथ क्या लगता है? तो हैव क्या है? V1 है। क्या लगना चाहिए? हैड लगना चाहिए। ओके चलो अगला बताओ। शी मस्ट हैड कंप्लीटेड हर वर्क बाय नाउ बिकॉज शी इज वेरी पंक्चुअल। बताइए बताइए फटाफट क्या आएगा? क्या क्या आएगा? रोशनी क्या बोली? अरे बेटा बोल, टेंशन क्यों लेती है? एकदम इजी है। देखो एकदम बेसिक पे जाओ, एकदम बेसिक पे। वर्ड क्या है? क्या है ये? मॉडल। मॉडल के साथ क्या लगता है? और हैड क्या है? चलो लास्ट वाला। This time election did not had that heat and dust usually associated with it. राइट है? नहीं बेटा राइट तो नहीं है। हैज कैसे आएगा? कैसे पता तुमको ये सिंगुलर है या प्लूरल है?
आया भाई, क्योंकि ये डिड आया है ना, इसके लिए। समझ गए? क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो आगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे। डू होता तो हैड ही होता। कॉन्फिडेंट रहने का और बेसिक्स नहीं भूलने का। बेसिक ही सबका जड़ है। जिसका बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रांग है उसको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले ढूंढने का मॉडल है क्या। अगर मॉडल है तो V1 ही लगेगा, सीधा सब लॉजिक हटा के फेंक देने का, सीधा मॉडल लगा देने का, V1 लगा देने का। उसके बाद में देखने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ आगे क्या लगा है भाई, वर्ब लगा है, वर्ब के बाद हैड लगा है या हैव लगा है, तो V3 के फॉर्म में जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो नॉर्मल V2 V1 आएगा, ऐसा। डन? सबका डन? लिख लो लिख लो। वो जो लिख के तो टॉपिक में अपना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। फेमस, प्रिटी फेमस, पर प्रिटी लिखना चाहिए था। डन? चलिए चलिए ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या डिफरेंस है, इनमें कोई आइडिया है? चलो ये सारे के सारे फाइनाइट में आते हैं पहली बात, मतलब ये कभी भी टेंस के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। इनकी खास बात ये होती है जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उनको टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो फॉर्म में वो फॉर्म में ही रहते हैं, और जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो लोग टेंस के हिसाब से चेंज होते हैं। ओके, लेकिन एक ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है? एकदम बेसिक सा डिफरेंस है। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ये अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, मतलब इनके बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आएगा। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, वो अपने साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता। इनके बाद कभी भी नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा, कोई प्रीपोजिशन आ जाएगा, कोई एडजेक्टिव आ जाएगा। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, लिख लो। फिर आप लोगों में टेंशन मतलब अच्छा आदमियों में गिन चुन के 15 वर्ड लेके आता हूं जो एग्जाम में आएंगे, उसके अलावा और कोई 15 वर्ड आप लोग को सीखने की भी जरूरत नहीं। ओके, चलिए आप लोग के सामने मैंने दो शब्द रखे, लाए और ले। आपको बताना है मेरे को, पहले आप इन दोनों का मतलब बताओ मेरे को। एक लाए का मतलब क्या होता है और ले का मतलब क्या होता है? कोई बोला लाए का मतलब झूठ बोलना ना, भाई जाओ इंग्लिश की डिक्शनरी खोलो, लाए जब नाउन में आता है तब वो झूठ बोलना होता है, जब लाए वर्ब में आता है उसका कुछ और मतलब होता है। ओके, चलिए लेटना। ओके, लेटना, तो ले का मतलब क्या होता है? लिटाना, बिछौना, कोई चीज को बिछा देना। लाए मतलब खुद लेटना अपनी मर्जी से, ले मतलब किसी को बिछा देना, जैसे ब्लैंकेट बिछा दी भाई, चद्दर बिछा दिया, वो होता है ले। तो आप लोग के हिसाब से इसमें से किसको ऑब्जेक्ट लगेगा और किसको ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा? ले को ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ये कौन सा वर्ब हो गया अगर इसको ऑब्जेक्ट लगेगा तो, और ये कौन सा वर्ब हो गया?
ओके, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। लाई, ले, लेन, लाइंग, लाइस, ले, लेड, लेड, लेइंग, लेस। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा। एक होता है ट्रांसलेशन वाला तरीका, जिसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके समझोगे कि भाई लेट रहा है या बिछा रहा है। एक होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वाला तरीका, जिसमें आप देखोगे ऑब्जेक्ट है या नहीं है। देखो, जो ट्रांसलेशन वाला तरीका है ना, वो आपको 80% एक्यूरेसी ही देगा, क्योंकि अब देखो ये ले और ये ले, कंफ्यूज हो जाओगे आप कि भाई ले तो आ गया, लेकिन वो ये वाला ले है या वो वाला ले। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट वाला तरीका भी बताऊंगा, जिससे आपको समझेगा कि ये वाला ले लगना चाहिए था या फिर ये वाला। इतना लिखो, क्वेश्चन देखते हैं। डन सबका? चलो, चलिए, he was laying in the bed comfortable. He was laying comfortable on the bed. लाइन कैसे किया आप लोग ने? खुद है। चलो, आप लोग ने ट्रांसलेशन लगा दिया। एक और तरीका बताता हूँ। देखो, लेइंग दिया है, आगे कंफर्टेबल एडजेक्टिव दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब लगेगा, और लेइंग का इनट्रांजिटिव फॉर्म है। ओके, आगे चलो। आई एम गोइंग टू ले डाउन इन द रूम, लाई डाउन इन द रूम। ओके, क्योंकि ये क्या है? प्रेपोजिशन है, और इसके पहले क्या आना चाहिए? इनट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब रहने देते। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? चलो आगे, ये बताओ। चलो, he lay the blanket out and set। क्या आएगा? जोर से, sat, sat, बैठ गया। laid, 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 laid। ओके, बिछाया। चलो, ले का मतलब भी बिछौना ही होता है और लेड का मतलब भी बिछौना आता है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट आएगा तो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब लगेगा, इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं लगेगा। ओके, चलो आगे। वी आर टायर्ड, लेट्स ले इन द शेड फॉर अ वाइल। चलो बताओ, वी आर टायर्ड, लेट्स ले इन द शेड फॉर अ वाइल। लाइक ना, हम खुद जाके लेटना चाहते हैं भाई, और यहाँ पे प्रेपोजिशन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है। चलो आगे। द प्रॉब्लम लेड इन द फैक्ट दैट ही वाज सो अनयूज्ड टू दिस लाइफस्टाइल। लाई, द प्रॉब्लम लाई या ले? लाई कि ले आएगा?
चलो बताओ, लाए आएगा कि ले आएगा? ले आएगा ना, सेंटेंस पास्ट फॉर्म में। लाए आएगा तो प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा। करो 5 फॉर्म बनाओ, देखो अपने 5 फॉर्म में, उसमें V2 रहेगा ले। चलो, किसका, कौन सा? ये वाला, चौथा वाला। ये तो इधर ये आया ना, प्रेपोजिशन आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगर ऑब्जेक्ट आता तो हम ट्रांजिटिव वर्ब लगाते, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब लगाना पड़ेगा, और ले का इंट्रांजिटिव फॉर्म लाए। ओके डन। चलो एक मेरा प्यारा क्वेश्चन लिख लो, विल लिख लो। हाँ लिख ले बेटा। बड़ा प्यारा, एकदम दिल से निकल के आया ये क्वेश्चन। अरे चलो लिख के हो जाए तो बता देना। पूर्वा ही मचा रही है। चलो हो गया, जल्दी लेट। डन। तू आगे बैठा कर, देखो सब कूद कूद के देखना पड़ रहा है। लक्ष्मी किधर पहुंचा भाई? भिवंडी ट्रेन में तो हो जाएगी तेरी। हो गया, चलो। she lay her head against my shoulder. She lay her head against my shoulder and fell asleep. Shoulder and fell asleep. She lay her head against my shoulder and fell asleep. दिल से निकाला है, चलो बताओ। लाए लाए कैसे हो जाएगा बेटा? खुद से करेगी। लेड आएगा, लाए के ही लाइन में लेड आएगा, पास्ट फॉर्म में चल रहा है ना। उसने अपना सर रख दिया, बिछा नहीं दिया, रख दिया। फेल। चलो एक और लिखो फटाफट। द प्लान is to lie. The plan is to lie. The foundation. The plan is to lie the foundation for the new apartment. The plan is to lie the foundation for the new apartment. समझ गया ले और राय का डिफरेंस? चलो अगले पेयर ऑफ वर्ड की तरफ।
चलिए आप लोग के सामने दो नए शब्द, राइज और रेज। चलिए इसका मतलब बताइए, राइज का मतलब और रेस का मतलब। उगना और रेस का उठाना। राइज मतलब उगना और रेस मतलब उठाना। ओके, तो इनमें से कौन सी चीज को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी और एक को नहीं पड़ेगी? कौन सा चीज आपको उठाना पड़ता है और कौन सा चीज खुद उग जाता है? द सन राइजेज इन द ईस्ट ना, सन खुद उग जाता है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और रेस को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो कौन सा ट्रांजिटिव हो गया? ये ट्रांजिटिव हो गया और ये इंट्रांजिटिव हो गया। समझ गए? ओके चलो क्वेश्चन पे आ जाते। ऐसी बहुत सारी चीजें दोनों तरीके से हो जाती है। चलिए हो गया लक्ष्मीधर? लिख ले फटाफट। इधर आके नहीं, वहां पे वो मजे ले रहे हैं। वो रो भी देखो ना, पूरे रो में देखो और उसको देखो। रास लीला बना रहे हो। डन। चलिए क्या बात रही है थे पैक खोल खोल के? प्रसाद? नहीं नहीं चाहिए। चलिए आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। इट्स इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है हैवी। वी समझो ना, अवर है तो भी आएगा क्या? हाँ वो अभी क्या तुम लोग समझा तेरे बाजू वाले को। उसका ध्यान सिर्फ शी पे रहता है, ही पे नहीं। इट्स ए क्यों आएगा भाई? ये तो आर्टिकल है और वंडर नाउन नहीं है। वंडर तो एडजेक्टिव है। आर्टिकल हमेशा क्या बोले? रेज।
क्योंकि आपने अपने हाथ उठाए ना, आगे ऑब्जेक्ट है अवर, प्रोनाउन एक, आगे आ जाओ। इन आवर कंट्री वुमेन हैव अपॉर्चुनिटीज टू राइज टू द टॉप इन एवरी वे ऑफ लाइफ। रेस, क्या औरतों को कोई उठाता है? और औरत मेहनत करती है और कोई और उठाता है। राइट है ना, सेंटेंस है राइट, ठीक है। आगे चलो। बिकॉज ऑफ द इनसेसेंट रेन द फ्लड वाटर इज, तो बहुत ईजी है, राइजिंग। क्योंकि रेजिंग तो मतलब उठाना हो जाता है, राइजिंग बारिश हो रही है तो ऑटोमेटिक ही होगा। और ये वर्ड का मतलब याद रखना, इनसेसेंट का मतलब इंक्रीज होता है या फिर हैवी होता है, उसका सिनोनियम है ये। हाँ, चलो अगले पेयर ऑफ वर्ड की तरफ। हो गया लक्ष्मीधर, पक्का? चलिए, नया वर्ड है आपके सामने, फॉल और फेल। चलो, फॉल का मतलब बताओ। गिरना, खुद से गिरना। और फेल का मतलब? वो तो आ गया ना बेटा, यहाँ पे फॉलन, खुद ही गिरते हो, कोई और नहीं गिराता है। ओके, फेल का मतलब होता है गिराना ना। लव मैरिज में आप फॉल करते हो, लव मैरिज में फैमिली उठा के गिराती है, ऐसा है। अरेंज अरेंज अरेंज, वही वही, हमारे लिए सब सेम है। ओके, फॉल मतलब गिरना और फेल मतलब कोई और गिराना, लेकिन याद रखना, ओके, डिफरेंस याद रखना। तो किसको ऑब्जेक्ट की जरूरत लगेगी, किसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं लगेगी? धक्का लगेगा ना। तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं लगेगी, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत लगेगी। लेकिन समझो किसी ने आपको धक्का दिया और फिर आप गिर गए, बच गए। नहीं, गिरता हुआ आदमी कभी नहीं बचता, वो कोई और ढक लेगा, खुद से जाए। चोट लग गई, बराबर बोले समझ, चोट लग जाएगी, घुटना छिल जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन पे आए। क्या क्या क्या? मेरे को सुनाई दिया, उठ के वापस गिरना है। चलो, हो गया, शुरू ही नहीं हो। थोड़ा टाइम रुक जा, आधा घंटा खत्म हो जाएगा।
कौन सा? फॉलन, फॉलन, फॉलन द वॉल। चलिए बताइए। साइलेंस फेल बिटवीन देम, देन ही फाइनली स्पोक। क्या आएगा? फेल। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन दिया हुआ है, तो हमको एक इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए और फेल्ड का इंट्रांजिटिव फॉर्म है फेल। अगर आगे हैड होता तो V3 लगता। ओके, चलो आगे आ जाओ। टू बिल्ड हिज गैराज ही फेल अ वेरी ओल्ड ट्री। फॉल, गिर गया। फेल्ड ना, उसने गिराया। ओके, no one is allowed to fall the trees in the forest. No one is allowed to fell. आगे, he wanted to know who had fallen the wall. किसने दीवार फान ली या किसने दीवार गिरा दी? नहीं, फॉलन का मतलब खुद गिरना, लेकिन उसको जानना है किसने गिराया। ओके, क्लियर? अभी टॉपिक डालना नेक्स्ट टाइप, इसके अंदर ही एक और टाइप होता है। ओके, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। डन? सबने लिख लिया? राम डन? लिख लिया, लिख लिया। तेरे लिए तो रुकना ही पड़ेगा। कितना बजा? 36 हो जाएगा। राम हो जाएगा तो बताओ, हो गया? चलो, अभी आप लोग को आगे के फॉर्म्स बनाने तो आ गए, मतलब अगर मैं खाली V1 लिख के दूंगा तो आप लोग V2 V3 खुद बना सकते हो ना। चलो, बनाओ। क्या है? ओवरफ्लो, हैंग और हैंग। ओवरफ्लो का V2 क्या बनेगा? ओवरफ्लोड। क्या? ED। और V3 क्या बनेगा? देखा, यही मिस्टेक है, याद रखना कभी भी V3 जो ओवरफ्लो का हमेशा ओवरफ्लोड ही रहता है, ओवरफ्लोन नहीं होता। ओवरफ्लोन इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। इसका V3 है ओवरफ्लोड। ओके, ओवरफ्लोन करके कोई वर्ड नहीं याद रखना। चलो आ जाओ, हैंग। क्या क्या क्या? हैंग। आगे, हैंग। चलो इसका बताओ। हंग और हंग्ड, पीडी आएगा। हंग। ओके, लेकिन चलो ये ओवरफ्लो तो समझ गया, इसका मतलब होता है कोई चीज ज्यादा बहना, और इसके अंदर ओवरफ्लो नहीं आता। ये मेरे को आप लोगों को बताना था कि हमेशा वो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, आप लोग रॉन्ग करते हो। ओवरफ्लो का ओवरफ्लोड और ओवरफ्लोड ही रहता है। ओके, लेकिन हैंग और हैंग का डिफरेंस बताओ। एक डॉक्टर के ढक, सही है, एक राइट बोला। लटकाना, किसको लटकाना? ये वाला लटकाना या ये वाला लटकाना? हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, हैंग मतलब किसी को लटकाना, फांसी दे देना, है ना। ही वॉज हैंग्ड टिल डेथ।
और ये हंग का मतलब होता है कोई चीज खिली पे लटका देना, कोई चीज सुखा देना। ओके, ये डिफरेंस है हंग और हैंग्ड में। समझ गए? क्वेश्चन लिखे। एक को जो है फांसी पे लटकाना है, वो है, तो हम क्या खिले पे लटकाना, कपड़ा सुखा दिया, लैंप लगा दिया, वैसा वाला। आई हंग माई रेन कोट। ऐसे भी बोल सकते हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। डन। चलो क्वेश्चंस पे, कि लिख रहे हो अभी तक? नहीं, लिख लियो। चलो, हैंग योर क्लोथ्स ऑन लाइन टू ड्राई। राइट है। द सर्वेंट हैंग द लैम्प ऑन द वॉल। हंग ना, फांसी तो नहीं देगा बेचारे को। फॉर हिज क्राइम द अक्यूज्ड विल बी हंग टिल डेथ। हैंग टिल डेथ। माय मदर हंग माय क्लोथ्स। हैंग हंग राइट है ना, नो एरर। कपड़े सुखाए ना मेरी मम्मी ने प्यार से। ओके। देयर वाज अ हेवी रेन लास्ट नाइट एंड द रिवर हैव ओवरफ्लोन डियर बिंग्स। ओवरफ्लोड, FLOED। समझ गए? हंग ना लगाया मम्मी ने प्यार से, पास्ट का था इसके लिए। डन। यहाँ पे तो का मीनिंग किया हुआ है। हाँ, तो वो अलग वर्ड है, ओवरफ्लो के फॉर्म में नहीं आता वो। ओवरफ्लोन, 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 ऐसा है वो, तीनों फॉर्म ऐसा वर्ड है। इट्स अ वर्ड बट इट्स नॉट रिलेटेड टू ओवरफ्लोड। नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस, दैट्स रिलेटेड टू ओवरफ्लोन। उसके तीनों फॉर्म ओवरफ्लोन, 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 ऐसे ही।
याद रखना जो भी फ्लो वाले वर्ड होते हैं ना उनका फॉर्म हमेशा सेम ही रहता है, V1 V2 V3 हमेशा सेम ही रहेगा। ओके चलो डन। चलिए आप लोग के लिए अगला वर्ड फाइंड और फाउंड। इतना भी नहीं। डिफरेंस क्या है लेकिन? फाइंड कुछ ढूंढना और फाउंड मिलना। ढूंढना मिलना एक ही बात हो गई ना। खोज लिया, अच्छा चलो खोज लिया, मतलब यही है ना, मैं ढूंढ रहा था मेरे को मिल गया। फाइंड मतलब ढूंढना या मिलना, फाउंडेड मतलब कोई चीज खड़ी कर देना। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड 20 years ago। ओके फाइंड का मतलब कोई चीज ढूंढना या कोई चीज मिल जाना, कोई चीज खोजना। और फाउंड का मतलब कोई चीज एस्टैब्लिश कर देना, आपने वो चीज खड़ी होगी या किसी और चीज ने वो चीज को खड़ी की है। ओके तुझे बोला बस टाइम रिलेटेड। ओके समझ गए? चलो क्वेश्चन कराओ, लिख लिया ये, लिख लो लिख लो। डन। चलिए Our organization was found 20 years ago। क्या ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? फाउंडेड। Such inequalities can be found in the constitutions of other countries also। राइट है, राइट है, क्योंकि पाई जाती है ना, पास्ट का फॉर्म है। ओके in a group you may found one or two people who tend to be extremely vocal। फाइन, समझ गया? चलो एकदम एंड वाले पार्ट पे दो ही बचा हुआ है। समझ रहा है सबको पक्का? कुछ भी रहेगा तो पूछने का, टेंशन नहीं लेने का।
हो गया पीछे। विकास, लक्ष्मी, लक्ष्मी तो पहले लिख, लक्ष्मी मेरे साथ ही लिख रहा है अभी। चलिए, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट और फोरकास्ट, बताइए इनके फॉर्म्स V2 और V3। ब्रॉडकास्टेड, पक्का। जो भी कास्ट वाला वर्ड होगा उसका भी ईडी फॉर्म नहीं होता, वो सेम ही रहता है हर फॉर्म में। ओके, ब्रॉडकास्ट का मतलब टीवी पे दिखाना, टेलीकास्ट का मतलब टीवी पे दिखाना, और फोरकास्ट मतलब भविष्य बताना ना, वेदर प्रिडिक्ट करना। वेदर फोरकास्ट होता है, पामिस्ट्री हो जाती है, वो भी फोरकास्टिंग हो जाती है। ओके, कोई भी चीज प्रिडिक्ट करना उसको बोलते हैं फोरकास्ट। ओके, इनका ईडी फॉर्म नहीं होता, ये सारे के सारे ऐसे होते हैं। कहीं पे भी आपको ईडी दिख गया तो चेंज करके नॉर्मल कर देना, इसका क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बहुत ईजी है ये। ओके, चलो सबसे हार्ड वर्ड लेके आता हूँ मैं आप लोग के लिए। लिख लिया सब लोग ने? लिखो 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 ना आराम से, टेक योर टाइम। राम तो मेरे साथ ही था ना, मेरे साथ ही लिख रहा था ना। चलो, ये आज आपके दिन का आखिरी वर्ड। स्ले। क्या बोला? उसके कोई फॉर्म नहीं होंगे, नाउन है वो, प्रॉपर नाउन है वो भी। चलो बताओ। होता है पक्का? पक्का? स्लेड नहीं होता है, वो स्लेड डिफरेंट है। ये स्ले का मतलब मार देना, वो स्ले का मतलब किसी को मार देना नहीं, इसके लिए तो स्लेड नहीं होता है। आप लोग चेक कर सकते हो चेक, वो स्लेड होता ही नहीं है, इसके लिए तो मतलब चेक कर सकते हो। नहीं बेटा, वो भी यही है। हाँ, जो स्कूल में आप लोग स्लेड करते थे वो रॉन्ग है। ओके, स्ले, स्ल्यू, स्लेन। स्ल्यूड भी नहीं होता है, स्लेंड भी नहीं होता है, इट्स ऑलवेज स्ल्यू और स्लेन, स्लेड नहीं होता। हाँ, आप लोग बोलते हो ना, ही इज किलिंग विथ हिज किलर स्लेइंग लुक, या ही वॉज किलिंग विथ हिज, क्या है वो यार, भूल गया मैं। अच्छा था। हाँ, आगे बढ़ते। हाँ, ही वॉज स्लेइंग विथ हिज लुक्स, ऐसा होता है ना, उसका मतलब भी ये होता है मार देना, वो अपने लुक से लोगों को मार रहा था। ओके, स्लेइंग होता है, स्लेड नहीं होता है। स्ल्यू होता है और स्लेन होता है, उसके बाद वापस स्लेइंग आ जाता है और स्लेज आ जाता है। ओके, चलो।
अभी जैसे बहुत सारी चीजें लोगों ने चेंज की, जैसे लविंग करके कोई वर्ड नहीं है, वर्ड है लविंगली। जैसे मैकडोनल्ड्स क्या आता है, लविंग बर्गर, हाँ वैसा वर्ड नहीं है, लविंगली वर्ड है। ओके ऐसा क्या नहीं होता, लविंगली होता है, वो हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश में। ओके कुछ भी यूज कर सकते हो, हिंदी मराठी भी आ जाता है कभी कभी, ऐसे बोलते बोलते वैसा था। ओके चलो, ही हैज स्लेड हिज राइवल, क्या हो जाएगा, स्लेन हिज राइवल। The timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed by the kidnapper. Slew के slain was है ना, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, हमेशा V3 लगेगा, फिर याद रखना जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब के जगह पे आती है उसके साथ तो हमेशा V3 लगता है। ओके समझ गए पक्का? फ्लू का he slayed him के बदले he slew him। ओके चलो, इसको कुछ डाउट? पक्का फुल क्लियर? चलो धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, मिलेंगे अगले हफ्ते अगले पार्ट के साथ। ओके इसका पार्ट बाकी है, हम लोग ने नॉन फाइनाइट वर्ब को टच नहीं किया है, नॉन फाइनाइट पूरा बाकी है, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। मिस मत करना नहीं तो समझ में नहीं आएगा आगे क्या हो रहा है। ओके चलिए